जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटिल आर्ट लाइव टॉक्स। आप सब लोगों का खुशामदीद। आज का हमारा जो सेशन है दिस इज़ वेरी स्पेशल दो वजह से। पहली वजह ये है कि आज हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ, ही हैज़ बीन एक्चुअली सपोर्टिंग एंड मेंटरिंग लिटिल आर्ट। हमारा जो आर्ट बीट है उस प्रोजेक्ट में हर साल ज्यूरी भी होते हैं और हमारे जो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट और ग्रोथ है उसमें भी मुसलसल हमारे सलाह मशवरे चलते हैं। एंड दूसरी उसकी वजह यह है कि अपार्ट फ्रॉम सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जब्बार साहब हमें लिटिल आर्ट को एज एन ऑर्गेनाइजेशन हर फोरम पे, हर मौके पे सपोर्ट करते हैं। और जिस पाई के वो आर्टिस्ट हैं, स्कल्प्टर हैं, मैं बेसिक छोटा सा तारुफ करवा देता हूँ एंड देन उनका जो असल तारुफ है वो हमारी गुफ्तगू में जो है ना वो सामने आएगा। वेलकम सर जब्बार साहब, वेलकम टू लिटिल आर्ट लाइव टॉक्स। थैंक यू वेरी मच शेब, बहुत शुक्रिया। सो ब्रीफ इंट्रोडक्शन जब्बार साहब मैं करवा देता हूँ आपका। आप यू आर एक्लेम्ड पेंटर एंड स्कल्प्टर। बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में आपका काम डिस्प्ले हो चुका है, लग चुका है, मुख्तलिफ कलेक्शंस में है। मुख्तलिफ जो आर्टिस्ट रेजिडेंसीज हैं, कराची से लेके सियोल, स्पेन और बहुत सारे मुल्कों में आपका इंटरेक्शन रहा है बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ। बहुत सारा आपने ऐसा काम भी किया है जो कि हम काफ़ी उसको फॉलो करते रहे। मुख्तलिफ फेस्टिवल्स के लिए, स्टेट बैंक के लिए आपने कॉइन्स म्यूरल एक डेवलप किया। एंड देन यू आर ऑल्सो रेसिपिएंट ऑफ नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड बाय पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स। Such an honor, sir, to speak to you and being a part of this conversation today. हम शुरू करते हैं। आई थिंक द फर्स्ट पॉसिबली क्वेश्चन जो मेरे पास है और उसमें हमारे पास जो ख्याल था कि यहाँ से एक इंटरेस्ट पॉइंट बनता है मेरा भी और मेरा बहुत सारे आर्टिस्ट दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, आप जैसे आर्टिस्ट के साथ, कि कैसे आर्ट शुरू कैसे हुआ, हाउ यू गॉट इंटरेस्टेड और किस तरीके से, कहाँ से, कब ये सफर शुरू हुआ आपका? आई थिंक शुएब, पहले तो अपना सफर शुरू करने, आपकी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा। यू गाइस आर डूइंग सच ए वंडरफुल जॉब कि लिटिल आर्ट के प्लेटफॉर्म से जितना आर्ट की प्रमोशन में और जितना ऑल ओवर पाकिस्तान, और अब हमने कोशिश की है इंटरनेशनल भी जाने की, तो आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई एम पार्ट ऑफ इट। और बिल्कुल बिगिनिंग से मैं इसका हिस्सा हूँ और मेरी जो भी अपनी एक काइंड ऑफ जो भी हो सकती है पॉसिबल इनपुट वो मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो आप लोगों को, पूरी टीम को आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और इंशाल्लाह बहुत आगे तक हम लोग जाएंगे। जहाँ तक मेरे अपने इंट्रोडक्शन का ताल्लुक है या मैं कैसे आर्ट में आया, ये कहानी एक शुरू होती है मीरपुर खास से। मीरपुर खास एक इसका सिंध प्रोविंस का एक इंटीरियर में है शहर, ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है, एक मॉडेस्ट टाउन कह सकते हैं आप उसको है। वहाँ मैं पैदा हुआ और वहीं मेरी सारी बेसिक जो एजुकेशन है वो वहीं पर हुई। अब आर्ट में आई थिंक पता नहीं, वो जो लोग कहते हैं कि बॉर्न आर्टिस्ट होता है, अब वो किस हद तक वैलिड है या नहीं है, या क्या उसकी कोई ऑथेंटिकेशन है। बट मैं अपने बारे में जब जितना पुराना मैं याद करता हूँ, यानी इवन मुझे समहाउ मेरी मेमोरी कुछ इस तरह की है कि मुझे अपनी नर्सरी केजी और क्लास 1 तक की कुछ चीजें याद हैं। तो उस वक्त जो मेरी स्कूल की कॉपीज होती थी या जो जो मुझे होमवर्क मिलता था, मेरी ये कोशिश होती थी कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो। मेरी राइटिंग जो है वो मैं बहुत कलरफुल से बना के और वो सारा और बड़ा हेडिंग्स बहुत प्रॉपर सी डाल के और बहुत नीट एंड क्लीन जो मेरी बुक्स होती थी, तो वो मैं अपनी जो भी होमवर्क होता था या जो क्लास वर्क होता था वो जब मैं सबमिट करता था तो मेरी टीचर्स बहुत खुश होती थी और वो पूरी क्लास को जो है मेरी कॉपीज दिखाती थी कि देखें ये कितना जो है वो इसने ब्यूटीफुली जो है वो सारी अपनी चीजों को टैकल किया हुआ है। तो आई थिंक वो एप्रिसिएशन प्रोबेबली एक काइंड ऑफ आई वुड से मोटिवेशन बनी कि उस वक्त
एज ऑब्वियसली आर्ट वगैरह का तो कुछ नहीं पता था, लेकिन एक एस्थेटिक सेंस एक बच्चे का जो अगर होता है तो वो शायद मुझ में था। और उस एस्थेटिक सेंस की वजह से फिर जब आई थिंक क्लास 6 या 7 में जब मेरा स्कूल थोड़ा मेरे घर से दूर हो गया और मैं साइकिल पर अपने घर से स्कूल जाता था, so on my way of school there was a signboard painter जो बोर्ड पेंट करता था, और वो कभी मैं जब वहां से गुजरता तो उससे लिखते हुए देखता, कभी वो शायद कोई तस्वीरें बनाते हुए देखता। तो मैं वहां पे उस साइन बोर्ड पेंटर की शॉप के पास रुक जाता और काफी देर उसको देखता, और यही मेरा काफी अरसे तक रूटीन रही। कभी स्कूल जाते हुए और कभी वापसी पर मैं वो रुक जाता था। तो मुझे फिर एक दिन मैं उसके मैंने हिम्मत की और मैंने कहा कि मैं कुछ ये सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप देखो कुछ और भी, और फिर एक और उसी स्कूल के रास्ते में एक सिनेमा था जहाँ पर कि वो बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे। तो उन साइन बोर्ड पेंटर ने मुझे, शायद मुझे अभी अच्छी तरह याद नहीं है, रेकमेंड किया या मैं अपने तौर पे उस सिनेमा में चला गया जहाँ पे वो बोर्ड पेंट करते थे। तो वहाँ जो उस्ताद थे उनसे मैंने कहा कि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ड्राइंग, पेंटिंग और ये सब कुछ, तो मैं ये सीखना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि आप आ जाओ कल से, स्केच बुक अपनी साथ ले आओ। तो इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। और आई थिंक स्कूल के बाद वो जब कोई 2-3 बजे के बाद मैं कुछ टाइम के लिए जाता था, सिनेमा में ये होता था कि वीकली वंस ए वीक काम होता था, तो मुझे रेगुलर उस तरह रोजाना जाने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि वो जो फिल्म चेंज होती थी वो हफ्ते में एक बार, और समटाइम अगर वो फिल्म ज्यादा अरसे चल रही है तो 2 हफ्ते में एक बार। तो इस तरह से कि ये हुआ कि मेरी एज सच जो स्टडीज थी या जो मेरी वो, उन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और साथ साथ मैं अपनी जो है वो हॉबी को, उस वक्त शायद वो हॉबी थी या जो भी एक इंटरेस्ट था, उसको मैंने परसू करना शुरू किया। तो सैनमा होर्डिंग पेंटर वाज माय फर्स्ट टीचर एंड ही वाज, हिज नेम वाज गुल हसन। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मेरे नाम में जो अब्दुल जब्बार गुल है, ये गुल मेरी फैमिली का नाम नहीं है, ये मेरी मुझे मतलब मेरे फादर का नाम नहीं है, ये मेरे उस पहले उस्ताद का नाम था गुल हसन। तो उसके नाम को मैंने अडॉप्ट किया, और नाउ इट हैज बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय माय नेम। अब मेरी रिकग्निशन, मेरी जो कुछ भी है, मेरी जहाँ कहीं पे भी पहचाना मैं जाता हूँ, वो अब्दुल जब्बार गुल के नाम से पहचाना पहचाना जाता हूँ। और अगर कोई अब्दुल जब्बार कहे तो शायद लोग ना इतना फेमिलियर हो, लेकिन अब्दुल जब्बार गुल वाह को वाह, काफी ये लोग जानते क्या जबरदस्त ये तोहफा है एक उस्ताद का शागिर्द के लिए कि आपने उनका जो नाम है वो अपने नाम का हिस्सा बना लिया। हैं। एब्सोल्युटली। तो जो मेमोरीज आपने शेयर की कि जो आपका एक्सपोजर था स्कूल के हवाले से, आर्ट एक तरीके से कुछ करने का भी लेकिन देखने का, वो काफी ओपन स्पेसेस से आया है। मतलब ये कि वो कन्वेंशनल जो आर्ट स्पेसेस हैं, जैसे हम समझते हैं कि अगर आपने आर्ट देखना है तो गैलरी में जाएं, या तो मुझे जो आपकी बात और वाकया सुन के जो लग रहा है वो ये है कि जो आर्ट बहुत सारे अनकन्वेंशनल तरीकों से हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है, बोर्ड लिखे जा रहे हैं या, तो दैट ऑल्सो इंस्पायर्स यू। तो वहां फिर किस तरीके से, हाउ हाउ यू अंडरस्टूड कि ये भी आर्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता होता कि ये आर्ट है भी कि नहीं। नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तानी स्पेशली आर्टिस्ट की हिस्ट्री देखें तो मोस्टली जो बहुत वेल नोन और रेपुटेटेड आर्टिस्ट हैं, they started their hobby or interest somehow from signboard or cinema hoarding painters। बहुत सारे नाम है, मैं आप किसी का नाम आपको बताऊं तो एक तो कन्वेंशनल तरीका तो ये है ना कि आप अगर किसी बड़े शहर में रह रहे हैं और आपको आर्ट स्कूल का या आर्ट इंस्टीट्यूट का पता है, देयर आर लॉट ऑफ आर्ट एक्टिविटीज आर हैपनिंग, और आप गैलरी जा रहे हो, और या कोई आपकी फैमिली में है उस तरह से हो, तो वो एक बिल्कुल अलग है। लेकिन एक रिमोट, कंपैरेटिवली रिमोट एरिया में वहाँ ऑनेस्टली स्पीकिंग वहाँ आर्टिस्ट वही होता था जो बस तस्वीर बना ले और जो प्रॉपर एक बोर्ड लिख दे। तो जो हमारे उस्ताद थे जो सिनेमा बोर्ड बनाते थे या जो साइन बोर्ड बनाते थे, वो आर्टिस्ट, हम उन्हें आर्टिस्ट ही कहते थे। और हम खुद भी मतलब जब हमने इवेंचुअली थोड़ा बहुत सीख लिया तो हम आर्टिस्ट ही थे। लेकिन ऑब्वियसली वो एक अलग तरह की डेफिनेशन थी आर्टिस्ट की, और वो एक सर्टेन लेवल पर बहुत सेटिस्फैक्ट्री थी। लेकिन ये एक ब्लेसिंग मैं कहूँगा कि थी कि एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ,
और चीज़ों के बारे में थोड़ी सी एक इंक्वायरी शुरू हुई। स्कूल की मतलब ये जो मैं सैनमा होल्डिंग के दौरान में ही मेरी मुझे ब्लेसिंग ये हुई कि स्कूल में मेरे जहाँ मैं मैट्रिक मैंने किया वहाँ एक हमारे टीचर होते थे लाल मोहम्मद पठान। वो ही वाज काइंड ऑफ फुल टाइम आर्टिस्ट, जो एक जिसका एक्सपोजर भी था एक सर्टेन लेवल का। वो उन्होंने जो है लाहौर भी विजिट किया हुआ था और बहुत सारे उस वक्त वेल नोन आर्टिस्ट को जानते थे, तो समहाउ वो वहाँ पे हमारे ड्राइंग टीचर होते थे। तो 9th या 10th क्लास में जब उनके साथ इंटरेक्शन थोड़ा सा हुआ और उन्होंने जब देखा कि चीजें कुछ मेरी हैं, तो उनके साथ रहते हुए जरा सा और मुझे थोड़ी सी अवेयरनेस आई कि आर्ट बेसिकली इसके बियॉन्ड है कि जो आप सर्टेन स्किल है, अगर आप अक्वायर कर लेते हो, आप ड्रॉ कर लो या आप पेंट कर लो, पोर्ट्रेट बना लो, इसके अलावा भी आर्ट है। और फिर मेरे बहुत अजीज दोस्त जो मेरे बहुत बचपन के लंगोटिए दोस्त हैं, नईम, आरएम नईम, उनके साथ मेरा दो स्टेजेस में एक तरह से कनेक्शन है। एक बहुत बचपन में जब हमारी फैमिली टर्म्स थे और हम एक दूसरे के घर आते जाते थे। फिर बीच में गैप आया, उस गैप के बाद हम काफी अरसे नहीं मिले और फिर दोबारा मेरी मुलाकात उनसे एज ए सैनमा होल्डिंग पेंटर या एज ए साइन बोर्ड पेंटर हुई। वो उस वक्त उस्ताद जमील हमारे होते थे, उनकी दुकान पे काम करते थे। तो जब मुलाकात हुई तो वो पुराने सारे बचपन की चीजें भी कुछ याद आ गई और कुछ वो भी एक कनेक्शन बना। फिर हम दोनों ने मिलकर साथ बहुत सारी चीजें की और फिर हमने अपना काम जो है वहां पे शुरू किया। सो अब जब कॉलेज तक पहुंचे, उस प्रैक्टिसिंग काम के बाद जो कि आपने उस वक्त शुरू कर दिया था, और मैं इससे इस तरीके से रिलेट कर सकता हूँ इस सवाल से भी कि मेरे अपने एक्सपीरियंस में भी, बिकॉज मैं भी बखर जो साउथ पंजाब का एक टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पला बड़ा। तो हमारा भी जो पहला एक्सपोजर था वो पेंटर्स के साथ था, तख्तियाँ लिखते थे जाके, और वो देन वी स्टार्टेड टू नो कि अच्छा ये बोर्डिंग लिखे जाते हैं। तो जो आपको एक रियलाइजेशन हुई कि अच्छा अब मुझे आर्टिस्ट बनना है, देन यू एक्चुअली उसमें आपने पढ़ाई भी की और उसमें फिर पूरी जिंदगी अब गुजार रहे हैं। तो ये रियलाइजेशन कब हुई, किस तरीके से, और वो क्या जमाना था लड़कपन का वहां से आगे आके कि अच्छा अब जो है ये प्रोफेशन भी बन सकता है और ये इस तरीके से बन सकता है? आई थिंक इसमें दो लोगों का कंट्रीब्यूशन है। एक जैसे लाल मोहम्मद साहब का मैंने बताया, उन्होंने मुझे कुछ अवेयर किया और फिर मुझसे पहले नईम का एनसीए लाहौर में एडमिशन हो गया। तो हम जो दोनों एक साथ काम करते थे, तो नईम यहाँ लाहौर आ गया और फिर हमारी एक खतों की किताबत और कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रहती थी। तो ये मुझे बताता था कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और मीनवाइल फिर एक दफा मैं लाहौर एनसीए आया भी इससे मिलने और देखने के लिए। तो वो आई थिंक मेरे लिए बहुत एक काइंड ऑफ आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था, लाहौर आना और एनसीए को देखना। उस वक्त ये जो आपका सवाल है कि ये रियलाइजेशन हुई कि अच्छा ये आर्ट जो है वो पढ़ा भी जा सकता है और आर्ट में डिग्रियां भी हैं और आर्ट में वेरिएशन भी है फील्ड की। यू कैन डू आर्किटेक्चर, यू कैन डू डिजाइन, फाइन आर्ट्स, और फाइन आर्ट्स में भी फिर है और डिजाइन में भी डिफरेंट चीजें। तो आई थिंक वो जो लाहौर एनसीए आने का एक्सपोजर था, उसने उसने एक काइंड ऑफ अवेयरनेस दी कि इसमें अब जो है वो इसको सीरियसली एज ए प्रोफेशन या एज ए कैरियर इसको लिया जा सकता है। और अभी आपने बड़ी मजेदार बात की जो मैं शायद उसको बताना भूल गया कि जो तख्तियां लिखने वाला है, ये मैंने बचपन में बहुत लिखी और मुझे शायद वो जो उर्दू का जो खत है या उर्दू की हैंड राइटिंग शायद बेहतर होने की एक वजह वो तख्ती भी थी। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे ट्रेडिशन से जो बहुत जबरदस्त थे और अब शायद वो इतने नहीं रहे या शायद रिमोट एरियाज में भी हों, लेकिन उनका बेनिफिट अनडाउटली बहुत बहुत जबरदस्त होता था। आपकी आप देखें, आपकी सिर्फ अगर हैंड राइटिंग अच्छी होती है यानी, और आपकी चीजें बहुत प्रॉपरली, आपकी स्कूल की बुक अगर बच्चे की बहुत नीट एंड क्लीन हो, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो और उस पर अप्रिसिएशन हो रही हो, तो ये लगता है शायद बजाय ऐसा है कि बहुत एक लोग फॉर ग्रांटेड लेते, लेकिन इससे आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। इस सारे से आपका पूरा जो है वो चीजों को देखने का, चीजों को समझने का पूरा जो है वो तरीका दूसरे बच्चों के बनिस्बत बदल जाता है, जो मेरे साथ हुआ। जैसे पहला जो बेनिफिट इसका ये था कि इस आर्टिस्टिक प्रैक्टिस का, ये इसलिए थोड़ा सा मैं इस पे एम्फोसिस करना चाह रहा हूँ कि जो पेरेंट्स, टीचर्स या खुद बच्चे भी ये बात सुन रहे हैं, वो मुझे लग रहा था कि दिस ऑल्सो टीचेस यू पेशेंस अपार्ट फ्रॉम द स्किल, जो कि आप स्किल उसमें सीख रहे हैं।
ये आपको पेशेंस भी सिखाता है कि अच्छा बैठ के वो निकाल रहे हैं और बार बार उसको लिख रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। तो ये जो तेज रफ्तार आजकल मामलात हो गए हैं, उसमें ये काफी बेनिफिशियल इस तरीके से हो सकता है कि जो बच्चों को ये सिखाना कि अगर आपने एक चीज में कुछ मेहनत तलब काम है और उसमें टाइम लगता है तो आपने आपने टाइम देना है, और उसमें टाइम लगाना है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द की लेसन ये उस वक्त। वेब अगर आप सिर्फ सिर्फ तख्ती लिखने पर और वो जो पूरी एक्सरसाइज है कि आपने पूरा लिखा और जो प्रैक्टिस जिसको आप मश्क कहते हो वो मश्क की और फिर उसके बाद उसको वाइप कर दिया और फिर दोबारा लिखा, अगर हम इसी पे बात करें तो हम पूरा इसकी इस फिनोमेना पर कि ये क्या इससे साइकी डेवलप होती है और क्या इससे होता है, हम इस पे पूरा 2 घंटे इसी पे बात कर सकते हैं। वो बहुत एक जबरदस्त कि आपने इतनी मेहनत से एक एक मश्क की और वो लिखा और एट दी एंड आपको पता है कि आपने इसको साफ करके दोबारा नए सिरे से लिखना है। तो पेशेंस की जहां तक बात है वो, और फिर यू नो चीजों को बहुत उस तरह से बहुत अपना बहुत जल्दी चीजों को ओन करने की भी जरूरत नहीं होती। यानी अब हमारे जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में बच्चे होते हैं वो पहली या दूसरी ड्राइंग बनाते हैं या कुछ, वो बहुत उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए उनके बारे में कि यार पता नहीं, जैसे पता नहीं कि ये अगर खराब हो गया या ये किसी ने ये हो गया, तो पॉजिटिव होना अच्छी बात है लेकिन वो बहुत ओवर पॉजिटिवनेस आ जाती है। तो वो भी आई थिंक वो एक लेसन उससे मिलता है कि आपको कैसे चीजें यू नो यू स्ट्राइव फॉर बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो वो एक आपकी पूरी पर्सनैलिटी का मैं एक बहुत बड़ा मेजर फर्क डाल देता बिल्कुल। एक जो यहाँ पे मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि जब आप इस पेशेंस के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत सारी आप रीथिंकिंग भी कर रहे होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना कि आर्ट्स आप प्रैक्टिसिंग, जब आप आर्टिस्ट होते हैं, मतलब ये कि आप इवन बच्चे हैं अगर और प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर्ट बना रहे हैं, उस वक्त भी जो आपको मुख्तलिफ मामलात को बारीक बीनी से देखने का और सोचने का या उसमें डीप जाने का, सतही लेवल से आगे, विच मीन्स के अभी बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे ये टीचर्स ये कहते हैं कि जी बच्चों का अटेंशन स्पैन नहीं रहा। तो आई थिंक आर्ट्स इज एक्चुअली अ बेस्ट इंटरवेंशन टू डू कि वो जितना भी आपका सोशल मीडिया फीड है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बच्चों के पास भी उसी तरीके से आपके पास एंटरटेनमेंट और चीजें मौजूद हैं, बट अगर आर्टिस्टिक प्रैक्टिस उनकी जिंदगी में है तो एक ठहराव और एक उसके अंदर फिर चीजों के अंदर डीप जाने की वो आएगी। हम लोग कल जो लाइव टॉक्स में कैलीग्राफी पे पूरी गुफ्तगू कर रहे हैं, सो आपके जो तख्ती वाली गुफ्तगू है वो हम कुछ वहां भी कर पाएंगे। मेरा अगला सवाल गुल साहब आपसे ये है कि जो अब आपके इवेंचुअली कॉलेज पहुंचे, एनसीए डेज वहां से आपने सीखा, तो ग्रेजुएशन के बाद क्या हुआ, कितना स्ट्रगलिंग था आपने आपको एक आर्टिस्ट स्टैब्लिश करने का, या क्या सोचा आपने कि आप क्या बनना चाहते हैं उस वक्त? बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन कि पहले तो आपने सोचा कि अच्छा आर्ट पढ़ा जा सकता है, पढ़ लिया, तो जब एनसीए से बाहर आए तो फिर क्या था आगे? तो ये भी बड़ी इस स्टोरी में भी बड़ा एक कुछ इंटरेस्टिंग से ट्विस्ट है जो मैं बहुत ब्रीफली चाहूंगा कि शेयर कर लूं। मैंने एनसीए में एडमिशन लिया डिजाइन डिपार्टमेंट में, एडवर्टाइजिंग मेरा मेजर था जो फर्स्ट ईयर में मैंने, और डिजाइन शायद लेने का अगेन वही वजह कि आप पास आउट करके जॉब वगैरह कुछ मिल जाएगी और वो ब्रेड एंड बटर के इश्यूज नहीं होंगे, और क्योंकि वो एक सिनेमा का एक कमर्शियल काम करने का एक एक्सपोजर था तो उससे भी कॉन्फिडेंस एक था। तो डिजाइन में मैंने एडमिशन ले लिया और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि सेकंड ईयर डिजाइन मेरा जब कंप्लीट होने वाला था तो मैंने अपना एक छोटा सा ऑफिस एस्टेब्लिश कर लिया और उसमें मैं प्रोफेशनल जो है डिजाइन की जॉब वो करने लगा। थर्ड ईयर में एक काफी मेरा ऑफिस अपना एस्टेब्लिश हो गया, और बड़ी मजेदार बात यह है कि मेरे अपने क्लास फेलोज मेरे पास एम्प्लॉय थे और जूनियर जो है वो आके इंटर्नशिप करते थे। तो मतलब थर्ड ईयर तक चीजें बहुत स्मूथली जा रही थी डिजाइन एज ए डिजाइनर और एज एन सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजर। लेकिन समहाउ थर्ड ईयर डिजाइन में कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस हुए कि जहां मुझे ये लगा कि यार ये जो एरिया है इसमें बहुत ज्यादा मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और क्लाइंट जो समटाइम्स बहुत सी चीजें डिक्टेट भी कर जाता है कि ये मुझे चाहिए ये नहीं। तो जो वो एक क्रिएटिविटी की अर्ज थी वो वहाँ फुलफिल नहीं हो रही थी, और जो एक आपका होता है ना कि आप जो आप करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो या नहीं,
अच्छा, ये एक रीजन बना। और एक रीजन ये था कि मेरा क्योंकि शुरू से ही बहुत आर्ट में इंटरेस्ट था, तो मैं इवन दो कि मैं डिजाइन में था, बट मेरे पास हमेशा स्केच बुक होती थी और मैं लाइव ड्राइंग और पोर्ट्रेट्स और लोगों के बना बना के वो कर रहा था। तो मुझे तकरीबन हर आदमी ये कहता था कि यू शुड बी इन फाइन आर्ट्स। यानी अब मुझे कोई दिन ऐसा एनसीए का याद नहीं है जहाँ किसी ने मुझे रोक के ये ना कहा हो कि आपको फाइन आर्ट्स में होना चाहिए। मगर मैं फिर भी अपनी उसके साथ एक काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी के साथ मैं डिजाइन पढ़ता रहा। तो थर्ड ईयर डिजाइन में जब जाके ये रियलाइजेशन हुई कि यार इसमें मुझे बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है और इसमें मुझे वो नहीं मैं कर पा रहा जो कि मुझे करना है या करना चाहता हूँ मैं। तो देन आई थॉट कि मुझे अब स्विच करना चाहिए, आई शुड बी इन फाइन आर्ट्स। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा डिसीजन था उस लिहाज से कि एक मतलब जो भी 23-24 साल मेरी एज होगी, एक यंग एज में कि आप एक साल कंप्लीट हम्म, करने के एक साल गुजरने के बाद यू नो यू विल डू फाइनल ईयर थीसिस एंड यू विल बी अ प्रोफेशनल डिजाइनर, यू विल गेट द डिग्री। बट उस स्टेज पे ये डिसीजन लेना कि नहीं ये इस एरिया में नहीं जाना आप, तो वो एक बहुत बोल्ड कह लें और बहुत ब्रेव डिसीजन वो ले लिया। और फिर मैं आई स्विच टू फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में भी अगेन एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि मेरे जहन में पेंटिंग का एक था कि मुझे पेंटर बनना है। और क्योंकि पेंटिंग की एक स्किल थी एक सर्टेन लेवल तक और उससे सिलसिला एक जुड़ा हुआ था। बट जब सेकेंड ईयर में स्कल्पचर करने का एक पोर्ट्रेट बस करने का एक्सपीरियंस हुआ और वो एक ह्यूमन फॉर्म बनाने की या पोर्ट्रेट बनाने की, उसने आई थिंक वो सारी एक मेरी जो जो चीजों के बारे में परसेप्शन थी या वो सब बदल दी। वो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा। मुझे लगा कि ये बहुत मुश्किल होगा मुझे करना, तो मुझे ये करना चाहिए। फिर मुझे ये एक था कि पेंटिंग में मुझे आती है थोड़ी बहुत, अब मैं कर लूंगा, वो सब कुछ हो जाएगा। सो इवेंचुअली आई टुक स्कल्पचर एज माय मेजर। इसमें एक चीज ये भी थी कि शायद शुरू से मुझे एक ये ब्लेसिंग थी कि मैंने अपने आप को बहुत ओपन रखा हुआ था चीजों को के लिए, और अब भी मैंने रखा हुआ है कि मुझे नई से नई चीजें लर्न करने का, नए से नए उसमें एरियाज डिस्कवर करने का बहुत शौक। तो वो सारी एक जो जर्नी है डिजाइन से कमिंग बैक टू फाइन आर्ट्स, और फाइन आर्ट्स में रादर देन पेंटिंग और या कुछ और लेने के स्कल्पचर को क्योंकि उसने बहुत फैसिनेट किया, उसने बहुत चैलेंज किया और उसने एक काइंड ऑफ बस वो फिर ऐसा लगा कि अब यही करना है। तो देन आई हम्म। स्विच टुक स्कल्पचर एज माय मेजर और फिर स्कल्पचर में ही मैंने ग्रेजुएशन किया। तो ये कमाल बात होगी कि इस बात का तो मुझे भी नहीं मालूम था कि अच्छा आपने डिजाइन को दरमियान में छोड़ के यू अगेन बिकेम वेरी स्पेसिफिक कि आर्ट्स के अंदर भी ये काम करना है और ये फॉलो करना है। सो जब ये स्कल्प्टर और जो आपका बाकी प्रोफेशनल काम था उसके अंदर वो जब शुरू हुआ कॉलेज के बाद, तो उसमें क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं और ये हमने भी बहुत सारा सुनते हैं कि जी बच्चों का क्योंकि मुस्तकबिल डिपेंडेंट होता है बहुत सारा वालिदैन और टीचर्स पे एक तरीके से मशवरे देने पे या उनको बताने पे। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो इसका प्रोफेशन के साथ ताल्लुक है वो बनेगा क्या, आर्ट तो पढ़ लिया। और ये हमारे भी अभी कल परसों भी एक यंग स्टूडेंट जो भी जिसने दाखिला लेना है किसी आर्ट कॉलेज में, दे वर ऑल्सो कंसिडरिंग कि डिजाइन भी जैसे आपने बात की ना कि उसकी एक बड़ी मार्केट है, डिफाइंड मार्केट है। तो जब आपने ये भी एक डिफाइंड मार्केट के अंदर काम करते हुए कैरियर सक्सेस देखते हुए अपना स्टूडियो चलता हुआ छोड़ के जब आपने इसमें आए, तो क्या देख रहे थे, व्हाट वाज यू सीइंग एज अ प्रोफेशनल सक्सेस इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्ट, वो क्या नजर आ रहा था आपको कि क्या करना है आप? शोएब उस स्टेज पे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो एक बहुत इमोशनल कह लें या बहुत एक पैशनेट किस्म का डिसीजन था। उसमें जब वो डिसीजन ले लिया तो फिर ये नहीं पता था कि कैसे सर्वाइवल होगा या कैसे चीजें होंगी। उस हम्म। वक्त जब मैंने स्कल्पचर मेजर लिया तो लोगों ने बहुत मुझे डराया, डिस्करेज किया कि ये क्या करोगे इसमें, इसमें क्या इसका स्कोप है और कैसे, पाकिस्तान में तो स्कोप, कुछ हाँ। भी नहीं हो रहा स्कल्पचर में। तो समहाउ पता नहीं ये एक आई कॉल इट एज ब्लेसिंग की एक ब्लेसिंग थी या एक कन्विक्शन थी या एक वो डिटर्मिनेशन थी कि नहीं मुझे पता कि मैं कुछ ना कुछ इसमें भी, अगर मुझे मजा आ रहा है करने में और मुझे मेरा ये शौक है तो मैं कुछ ना कुछ इसमें भी कर लूंगा।
एक बड़ी ये खास तौर पे बहुत सारे जो पेरेंट्स और जो टीचर्स और यंग आर्टिस्ट देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बात ये कहूंगा कि ये जो लफ्ज है ना, स्कोप, ये बड़ा एक अजीब सा मतलब एक बड़ा रिलेटिव वर्ड है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ और मैं खुद भी ये बिलीव करता हूँ कि आप कोई भी स्पेसिफिक फील्ड किसी भी में आप इन हो जाते हो और उसमें यू ट्राई टू एक्सेल, यू ट्राई टू बी द बेस्ट, ठीक है, तो स्कोप बन जाता है, स्कोप खुद ब खुद बनता है। और लेकिन अगर आप किसी फील्ड में चले जाएं जिसमें जिसकी बहुत डिमांड है एंड यू आर ए मीडियोकर इन दैट फील्ड, तो फिर आपके लिए उसका कोई स्कोप नहीं होता। आप कहते हो कि यार ये भी सब जो है ना। सो अगर बच्चे की कोई भी बच्चे का इंटरेस्ट है और उसकी एक काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन आपको नजर आती है कि वो ये करना चाहता है, तो पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो उसको करने दें और वो स्कोप वाला एलिमेंट उसको ये बताएं कि ये मतलब तुम चाहो तो बना सकते हो इस को। अब जैसे मुझे जब इस कल्चर में इतना डिस्करेज किया गया और वो, लेकिन वो एक, जैसे मैंने कहा कि शायद वो एक जज्बाती फैसला था या जो भी था, लेकिन मुझे ये पता था कि इसमें मैं अगर एक्सेल करने की कोशिश करूंगा तो इसकी इसकी एक इसका स्कोप कह लो या इसकी मार्केट वैल्यू या इससे ब्रेड एंड बटर के इश्यूज वो रिजॉल्व होंगे। तो वो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, उससे कोई उस तरह का भी कोई इशू नहीं है। आज जो कुछ भी है वो इसी फील्ड की वजह से है और इसी से सारी चीजें करने की वजह से। तो आई थिंक वो पेरेंट्स को अपने बच्चों को खास तौर पे अगर उनमें लगता है कि वो पैशनेट है किसी फील्ड के बारे में और उनको ये लगता है कि शायद इसका स्कोप नहीं है उनके ख्याल में, पेरेंट्स के ख्याल में, लेकिन आई वुड से कि वो अपने बच्चों को इनकरेज करें कि ठीक है, जो तुम करना चाहते हो उसके प्रोज एंड कॉन डिस्कस कर लें। ठीक है कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, लेकिन उस पर फोर्स ना करें। यानी अगर मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो मैं अपने बच्चे को जबरदस्ती डॉक्टर बनाऊं अपने उस नॉस्टैल्जिया को करने के लिए कि मुझसे कुछ चीज ना हो सकी तो मैं अपने बच्चे को करूं। बच्चे में शायद वो उसको आर्किटेक्ट बनने का प्लान हो, तो वो उस जगह पे आई थिंक पेरेंट्स थोड़ी सी, मुझे लगता है, ज्यादती कर जाते हैं। पेरेंट्स को बच्चों का इंटरेस्ट देखना चाहिए और जब उन्हें लगे कि वो बच्चों की कन्विक्शन है और बच्चे बहुत डिटर्मिन है ये करने में, फिर उनको बिल्कुल। वो करने देना चाहिए। तो स्कोप स्कोप जो है वो असल में आप खुद होते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि मार्केट फोर्सेस स्कोप होती हैं, क्योंकि उसमें आप अपने आप को बड़ा छोटा और कमजोर बना लेते हैं। आपको ये नहीं लगता कि आप अपनी जिंदगी में को बड़ा करके जो है वो एक उसमें अपना एक नाम और वो काम कर सकते हैं। ये वैसे हर फील्ड के लिए ट्रू है। जो आर्टिस्ट जो हैं उनको बच्चों को लगता है कि वो आर्टिस्ट बनना चाहिए तो वो नहीं, खैर है, अगर वो साइंस पढ़ना चाहते हैं तो वो करें, वो उसमें अपना स्कोप बना लेंगे। लेकिन ये आर्ट्स जो है वो इसीलिए ज्यादा मार्जिनलाइज भी है क्योंकि ये इसमें ये हमेशा ये सवाल रहते हैं स्कोप के। थैंक यू वेरी मच फॉर एलैबोरेटिंग इन दैट। अच्छा, एक जो सवाल है मेरा वो मुझे नहीं पता उसको पूछने का राइट तरीका क्या है, लेकिन जो उस पे देयर इज, आई रिमेम्बर दिस सेइंग, कहते हैं जी आप आ कहाँ से रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप जाना कहाँ चाहते हैं ये मैटर करता है। सो लेकिन मेरे ख्याल में आई थिंक वी आल्सो आर व्हाट वी वर समहाउ, और वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। आपकी जो अपब्रिंगिंग थी, मेरे भी रिलेटेबिलिटी इस सवाल की मुझे इसलिए लगती है कि आर्ट परसीव होता है बहुत सारा एक एलीट प्रोफेशन के तौर पे। वो उसमें शायद एक्सेस जो है वो अर्बन एक्सेस ज्यादा होती है या बड़े शहरों में लोगों के पास, छोटे शहरों में या एक्सपोजर के साथ साथ। तो आप इस इशू को कैसे देखते हैं? बहुत सारा जो अभी ये आर्गुमेंट है कि देखें आर्ट जो है वो तो पता नहीं कोई ऐसे लोग करते हैं जो कि एलीट हैं, या और ये अभी भी इसलिए है कि कॉन्स्टेंटली हमें एक मेजर फीडबैक के तौर पे बहुत सारे पेरेंट्स से ये आता है कि जी ये वो तो अमीरों का शौक है। इस पे अगर आप कुछ शेयर कर लें कि ये शौक का शौक है या ये अमीरों का शौक है। आई थिंक ये जो आर्गुमेंट है या ये जो बात है इसमें थोड़ी सी कुछ हद तक रियलिटी भी है और कुछ हद तक ये थोड़ा सा एग्जेजरेट भी हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये बात सही है कि अब जो आर्ट स्कूल्स हैं उनकी फीस और उनमें एडमिशन लेना और वो सारा कुछ इतना एक्सपेंसिव हो गया है कि एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का बच्चा शायद ना उसको अफोर्ड कर सके या ना वो कर सके। लेकिन लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि अगर कोई विल होती है तो कोई ना कोई वे निकल आता है, कोई ना कोई रास्ता उसका बनता है।
हमारा भी ताल्लुक कोई इतनी वेल ऑफ फैमिली से नहीं था, लेकिन जो भी उनकी बहुत सपोर्ट थी, फिर अपने तौर पे काम करना, कमीशन काम करना और वो करके और सारी अपनी फीस भी निकालनी और अपने एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, घर से भी थोड़ी बहुत सपोर्ट हो रही। शायद बात ये होती है कि जिसने करना है उसने करना है, और जिसने नहीं करना वो अगर बिलियनर भी है तो वो नहीं करेगा, ठीक है ना? और जिसने करना है तो वो हम्म, अगर किसी घर की झोपड़ी में भी अगर वो पैदा हुआ है तो उसने अगर कुछ करना है तो वो यू नो वो करके छोड़ेगा। तो इस अगेन अगर एक बहुत रैशनली चीजों को देखेंगे आप और बहुत लॉजिस्टिकली चीजों को देखेंगे कि यार इसमें ये इतनी फीस देनी होगी और ये करना होगा और वो करना होगा, आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लेकिन आप अगर एज ए पेरेंट ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे का ये शौक है और मुझे इसको करवाना है और मैं खुद भी कोशिश करूंगा और इसको भी पुश करूंगा कि ये अपने तौर पे भी उन सारे मामला को हैंडल करे, तो चीजें हो जाती हैं, हो सकती हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि उसमें एक वैलिडिटी भी है कि अब बहुत आर्ट जो है वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हो गया है उसका पढ़ना, लेकिन अगर करना चाहें तो फिर हो भी सकता। वंडरफुल, बिल्कुल ठीक। जो वीवर्स हमें सुन रहे हैं फेसबुक पे, हमारे मुख्तलिफ चैनल्स पे, बाकी या पेजेस पे, लिटिल आर्ट के पेजेस पे या गुल साहब के पेज पे, आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हम 7 बजे तक लाइव हैं, हमें सवाल आप भेज सकते हैं कमेंट्स में। सो विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम देयर, और अभी लिखेंगे तो हम वो गुफ्तगू का हिस्सा भी बना सकते हैं। जब्बार साहब, आगे चलते हैं थोड़ा सा। जो आपने जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए स्कल्पचर के हवाले से, उनके बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ एक बताइए, और पॉसिबली वन प्रोजेक्ट दैट यू लाइक्ड, और वो किस तरीके से, क्योंकि ये एक मिसकंसेप्शन भी है बहुत हद तक के जो स्कल्पचर है वो सिर्फ मुजस्मे ही बनाता है। सो व्हाट एल्स, बिकॉज और आपके काम में बहुत डाइवर्सिटी है इसको लेके, तो उसमें से कुछ हमें मिसाल दीजिए और शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले कि ये बड़ा डाइवर्स एक चीज है, फील्ड है। आई थिंक एनसी के दिनों में ही जब थर्ड ईयर में हम लोग थे तो और कुछ काम हम कर रहे थे, तो अगेन काइंड ऑफ ब्लेसिंग के उसी वक्त से कुछ लोगों ने वो काम हमसे खरीदना शुरू कर दिया। मेरी कोई वुड कार्विंग कभी बिक जाती नहीं या कभी कोई कमीशन मिल गया, तो एक सिलसिला वहां से शुरू हो गया था। ग्रेजुएशन के बाद अगेन क्योंकि मैंने ये प्लान किया हुआ था या ये मैंने सोचा हुआ था कि यही करना है, तो ये भी एक बड़ी मजेदार स्टोरी है जो एक दो दफा मैंने शेयर की है कि थीसिस में कोई जब वो डिस्प्ले हुआ और हमारा कुछ काम वहां से सेल हुआ, तो कोई 60,000 के करीब की सेल हुई मेरी, जो कि उस जमाने में अच्छा खासा अमाउंट था। ये मैं 94-95 की बात कर रहा हूँ, 96 की वाह। बात कर रहा हूँ। ओके। 60,000 रुपए का जो काम बिका, और उसमें मतलब अगर मैं चाहता तो उससे कोई छोटी मोटी गाड़ी ले सकता था या कुछ और, मतलब कुछ भी कर सकता था। लेकिन यू वोंट बिलीव के जैसे ही थीसिस खत्म हुआ, मैं सेकंड डे या थर्ड डे वो पैसे आधे पैसे लेके वो शालमी मार्केट है या पता नहीं कौन सी, मुझे नाम उसका हमेशा भूल जाता है, वहां जाके मैं सारे अपने टूल ले आया, चैन सॉ, चिजल्स और कटर। तो 30-35 हजार रुपए मैंने वहां लगा दिए, और बकाया जो 20-15-20 हजार रुपए की मैं एक जाके वुड वाली एक टाल थी यहाँ गुलबर्ग में, किनाल पार्क में, तो उससे मैं जाके वुड लेकर आ गया। तो वो बड़ा एक अगेन ये मैंने पहले भी कहा कि अब मैं जब रियलाइज करता हूँ कि वो क्या था, वो एक्ट क्या था कि आपके पास 50-60 हजार रुपए आए हैं और आप दूसरे तीसरे दिन जाके 90% उसमें से खर्च कर दें टूल्स पर और मटेरियल पे। आई थिंक वो प्रोबेबली अब मैं रिकॉल करता हूँ तो मुझे लगता है वो था कि वो मेरी कन्विक्शन थी, वो मेरी डिटर्मिनेशन थी कि मुझे आई हैव टू स्टे एंड आई हैव टू वर्क, तो मुझे वो काम करना है। और मैं ये भी अब कहता हूँ कि आज जो कुछ भी है वो उसी की मल्टीप्लीकेशन है, यानी वो काम बिका तो फिर और पैसे आए, फिर और काम बिका तो और पैसे आए, तो होते 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 इवेंचुअली ये सारी चीजें जो भी आज हो रही हैं वो हुई। और आई थिंक अगेन मुझे आपके एक सवाल में एक पार्ट था कि किस तरह से चीजें होती गई, वो भी अगेन एक एक आई वुड से कि कुछ शायद अपनी एफर्ट थी, लेकिन ज्यादा उसमें ब्लेसिंग थी, माँ बाप की दुआएं लोग कहते हैं, लेकिन मेरा इस पर बिलीव है कि उनकी दुआएं थी जो चीजें बहुत फ्लो में होती चली गई।
and I've been doing a lot, मतलब बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत बड़े बड़े कमीशन प्रोजेक्ट्स किए हैं। स्कल्पचर के बारे में जो लोगों का ख्याल था कि वो स्कल्पचर लोग नहीं खरीदते, मैं आपको ऐसे घरों में ले जा सकता हूँ जहाँ पे सिर्फ मेरे स्कल्पचर लगे हुए हैं। ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज में, ऐसे प्राइवेट सेक्टर में ले जा सकता हूँ जिन्होंने पूरे पूरे स्कल्पचर लेके वो अपनी पूरे इंटीरियर में किया हुआ है, लगाया हुआ है। तो अगेन आप कुछ करते हो और आप अपना मार्क क्रिएट करते हो और आप अपनी वर्थ प्रूव करते हो कि जी मैं हूँ, मैं सीरियसली काम कर रहा हूँ, तो चीजें होना शुरू हो जाती हैं। और लोग वो चीजें जो शायद मुझे बड़ी एक बात याद आई है, मार्जरी हुसैन ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था जो मैं भी अभी कभी याद करता हूँ तो आई फील सो प्राउड, मुझे बहुत एक ऑनर फील होता है। मार्जरी ने मुझे कहा कि जब्बार, यू हैव क्रिएटेड अ टेस्ट ऑफ स्कल्पचर इन दिस कंट्री। आप तुमसे पहले लोग जो काम करते थे तो शायद वो लोग अक्वायर नहीं करते थे या कम अक्वायर करते थे, तुमने लोगों में वो टेस्ट डेवलप कर दिया कि लोग तुम्हारा काम लेकर अपने घरों में ले जाके लगा रहे हैं। और उससे मेरा तो जो फायदा होना था हुआ, लेकिन दूसरे जो यंग स्कल्पटर्स हैं उनका भी। तो आई थिंक ये एक बहुत मुख्तलिफ राहें खुली। सॉरी, बिल्कुल। अपने ऑडियंस को सिर्फ हम ये बता दें कि मार्जरी हुसैन, जिनका आपने नाम लिया, मार्जरी हुसैन, शी इज वन ऑफ द एक्लेम्ड आर्टिस्ट, हमारे पूरी सॉरी जनरेशन की आर्टिस्ट एक नहीं, टीचर भी हैं, आर्ट क्रिटिक, आर्ट क्रिटिक हैं। जी जी, आर्ट क्रिटिक हैं। जी जी। आपसे जी जी, मैंने वहां पे सिर्फ अर्ज ये किया था कि आपके इस काम की वजह से, बिकॉज वो जो हम बात कर रहे थे कि जनाब ये अगर कुछ स्कोप होता है तो बंदा वो करे, बट एक्चुअली यू क्रिएटेड अ स्कोप फॉर दैट एंड देन फॉर मेनी स्कल्प्टर्स जो कि जिन्होंने बाद में काम किया या भी कर रहे हैं एक बहुत तरीके से। मैं पूछना चाहता हूँ, आपका जो कॉइन्स म्यूरल था जो कि आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ एक प्रोजेक्ट किया था, ब्रीफली अगर उसके बारे में शेयर करिए कि वो क्या था या किस तरीके से हुआ, और आई मीन व्हाट वाज इट एक्चुअली? वो एक्चुअली एक स्टेट बैंक में एक नई उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी, लर्निंग रिसोर्स सेंटर। तो उसकी एंट्रेंस के ऊपर एक स्पेस थी जिसपे कि वो कोई म्यूरल करना चाह रहे थे। ये बात है आई थिंक 2004 या 5 की। सो दे केम इनटू कांटेक्ट विद इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। वो वहाँ उस वक्त मैं पढ़ा रहा था, तो उन्होंने मुझे रेफर कर दिया कि जबार तुम इस प्रोजेक्ट को टैकल करो। तो वो कोई काफी बड़ी स्पेस है, आई थिंक 24 फीट बाय 30 फीट के अराउंड, बहुत। तो मैंने उनके साथ जब एक काइंड ऑफ डिफरेंट मीटिंग्स हुई और उनमें कुछ आइडियाज हुए, तो एक आइडिया जो जो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और वो उनको भी क्लिक हो गया कि क्यों ना सारे कॉइन्स को, जो पाकिस्तानी कॉइन्स हैं, उनको इनलार्ज किया जाए और उनको उनका एक पूरा म्यूरल बना के वहां पे लगाया जाए। दिस वुड बी अ काइंड ऑफ होमेज टू ऑल डिजाइनर्स एंड आर्टिस्ट जिन्होंने ये हमारे कॉइन्स डिजाइन किए थ्रू आउट हिस्ट्री। और दूसरा ये था कि इतने से स्केल पर आप छोटे से साइज पर कॉइन्स के ब्यूटी को आप नहीं एडमायर करते हो उस तरह से, लेकिन जब वो 3-4 फुट के साइज बन के आएगा तो आपको उसकी और डिटेल नजर आएंगी। तो ये आइडिया क्लिक हुआ और इवेंचुअली फिर वो हमने उस बनाए। वो 1948 से ऑनवर्ड जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी मेजर कॉइन्स, हमने उसको रेप्लिकेट किया और वो वहाँ लगा हुआ है अभी भी। और उसमें बड़ी मजेदार कि जब वो हम जब आप कुछ काम करते हो तो उसके आपको डिफरेंट फीडबैक भी मिलती है। तो जब वो हम बना रहे थे उस दौरान में भी और जब हमने इंस्टॉल किया, लगा रहे थे उस वक्त भी, बहुत ही मजेदार लोगों के रिस्पॉन्सेज के लोग एसोसिएट कर रहे थे अपने आप को उन उन कॉइन्स के साथ। इवन स्टेट बैंक के एग्जीक्यूटिव जो 3 पीस और टाई लगा के आए थे और वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे कि ये वाला सिक्का तो जो है मैं जब स्कूल जाता था तो मुझे मिलता था और इस वाले सिक्के से यूं होता था और इससे हम ये चीजें खरीदते थे। तो वो एक पूरी उसके साथ एक कनेक्शन बन गया। और फिर उसमें 71 से पहले के कॉइन्स है जिसपे बंगला जबान में भी लिखा हुआ था। तो वो एक अगेन मेमोरीज के 71 में हम ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक ही थे, उसकी सारी। तो एक प्रोजेक्ट जो बहुत एक सिंपल से आइडिया के साथ हमने किया था, उसकी बहुत सारी डायमेंशन जो है वो निकल आई। अच्छा, उसमें ये हुआ कि कुछ ओरिजिनल कॉइन जो मैंने लासानी वुड में बनाए थे उनको मोल्ड कास्ट किया, तो वो कास्ट करके वो तो म्यूरल लगा दिया, लेकिन वो ओरिजिनल कॉइन मेरे पास थे। तो वो फिर इवेंचुअली अभी हमने 2 साल पहले स्टेट बैंक म्यूजियम में बहुत ग्रैंड शो
उन कॉइन्स का दोबारा किया। वो म्यूरल अपनी जगह लगा हुआ है, लेकिन जो कॉइन्स मेरे पास थे वाह। उसको हमने स्टेट बैंक म्यूजियम में दोबारा डिस्प्ले किया, और वो शो तकरीबन 3-4 महीने लगा रहा। और डिग्निटीज और विजिटर फ्रॉम ऑल अराउंड द कंट्री और बाहर से भी जो भी म्यूजियम विजिट करने आते थे, उन्होंने वो सारा देखा एंड दे गॉट रियली फैसिनेटेड। तो वो एक बहुत सिंपल सा एक आइडिया, एक बहुत छोटा, लेकिन वो होते होते इस हद तक फैल गया। वंडरफुल। सो जितनी भी जैसे आपने डिटेल बताई कि जो आर्ट पीस है वो कैसे मल्टीपल एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर देता है बहुत सारे लोगों के लिए, और ऐसी डिमेंशंस जो कि जिसमें मेमोरीज हैं, जिसमें रिलेटेबिलिटी है, जिसमें नेशनल प्राइड है, जिसमें प्रोग्रेस है, बहुत सारी चीजें आप उसको डिसाइफर कर सकते हैं। दिस इज द एक्सपीरियंस दैट यू क्रिएट एज एन आर्टिस्ट फॉर पीपल हु एक्सपीरियंस दैट पीस। तो मुझे ये लगता है कि ये बड़ी पावरफुल चीज है एक आर्टिस्ट के पास, जो कि ये सारी चीजें कर सकता है। जैसे एक शायर का लिखा हुआ वर्स जो है, मिसरा जो है, वो बेशुमार जगह बेशुमार लोगों को इंस्पायर करता है। हमारे पास अ बिट ऑफ टाइम चेक जब्बार साहब, हमारे पास तकरीबन 15 से 20 मिनट बाकी हैं। सो आई वुड, हमारे पास कुछ सवाल भी आना शुरू हो गए हैं, वो उनको हम विल बी डिस्कसिंग ब्रीफली। देयर आर फ्रेंड्स हु आर मेंशनिंग हेरिटेज आर्ट का ताल्लुक और बहुत सारी चीजें। how would you like to do it? Do you want to take the questions now, या हम आपका स्टूडियो टूर भी हमने प्रॉमिस कर रखा है, so we should go and look around your studio? आप डिसाइड करें, अगर आपको लगता है क्वेश्चंस अभी लेने हैं आप Okay, करें, अगर आपको so possibly let's take some questions and then आपका studio tour will keep it at the end. Wonderful. So पहला जो सवाल है वो ये है कि हमें पूछा है याज ज्ञानी साहब ने, हमारे दोस्त हैं, उनका गंधारा हेरिटेज एंड आर्ट पे बहुत सारा काम है। आर्ट की और स्कल्पचर की गुफ्तगू के पे उनका सवाल ये है कि हाउ पॉसिबली आपका जो कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस है उसको हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये हजारों साल पुरानी फॉर्म है और इसका हेरिटेज और हिस्ट्री से भी बहुत गहरा ताल्लुक है इस खित्ते की। तो उनका ये सवाल है, क्योंकि वो गंधारा आर्ट में और उनका काम भी है। सो ही इज आस्किंग कि ये किस तरीके से हम ये एक ब्रिज या बना सकते हैं कि हम पॉसिबली नई जनरेशन को एंगेज करें हेरिटेज डायलॉग पे थ्रू आर्ट। आपकी फॉर्म के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, बिकॉज ए कनेक्शन डेफिनेटली इज देयर। देखिए, जो भी हमारी हेरिटेज है, जो भी हमारे गंधारा हो, चाहे वो इंडस वैली हो या चाहे वो हड़प्पा हो, उसको अगर हम ओन करेंगे और उससे अपना एक कनेक्शन बनाएंगे, तो ऑब्वियसली उसके सर्टेन बेनिफिट हैं। आप अपने पास को अगर निग्लेक्ट करके कोई और आइडेंटिटी के साथ चीजें करेंगे, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। गंधारा का हमेशा से एक इन्फ्लुएंस रहा है, गंधारा के आर्ट का और उसकी फॉर्म का हमारे हमारे कल्चर पर और हमारे आर्ट पर। मेरा उससे डायरेक्ट, शायद अगर मेरी कोई उससे इंस्पिरेशन उस तरह से ना हो, लेकिन शायद सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कोई कोई एलिमेंट उसमें उस फॉर्म के मेरे काम में आए हैं। जो मेरा फिगरेटिव स्कल्पचर है उसमें शायद कोई उसकी कहीं वो हो, वो चीजें। उसको स्टडी करना, उसको प्रिजर्व करना, उसको ओन करना बहुत बहुत जरूरी है। और आई थिंक अगर कोई आई डोंट नो किसी नए नए आने वाले नए स्कल्पटर का ये इंटरेस्ट है कि वो उससे वहां से अपनी चीजों को कंटिन्यू करे, तो उसके लिए एक बहुत बहुत बड़ा रिसोर्स है गंधारा, मेरे ख्याल। लवली। आई थिंक नईम साहब इज आल्सो अटेंडिंग। उनका मैसेज आया है कि वो आपका जो कॉइन वाला प्रोजेक्ट है वो बड़ा पसंद है उन्हें। जो थैंक यू वेरी मच फॉर रिफ्लेक्टिंग कि जो ट्रेडिशन है, हेरिटेज और हिस्ट्री है, इसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिस से, क्योंकि आज आप जो काम कर रहे हैं ये भी एक किसी वक्त पे आके उसी एक कॉन्टिन्यूटी का हिस्सा बनता चला जाता है। हाउ यू सी, देयर इज अनदर क्वेश्चन। जी 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 जी, सॉरी। um, आई थिंक जो एक मैं सिर्फ ये हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो कनेक्शन चाहे आप कॉन्शियसली बनाएं या ना बनाएं, वो बनेगा, वो बनता है। मतलब कोई शायर कोई शायरी करे और गालिब का इन्फ्लुएंस ना आए या फैज का इन्फ्लुएंस ना आए, ये हो नहीं सकता ना। मतलब वो कहीं ना कहीं वो बेशक उनको कहे कि मैं नहीं उनको मानता या मैं उनको नहीं ओन करता या कुछ भी, लेकिन वो आता है, वो कहीं ना कहीं वो कोई झलक वो उसकी उसमें नजर आ जाती है। तो इसी तरह आर्ट की जितनी भी फॉर्म्स हैं, वो अगर आप
उनको उनसे अपने आप को डिसोसिएट करते भी हैं। अच्छा, एक आपने बड़ी मजेदार और एक सवाल किया था जो शायद मैं स्किप कर गया कि एक स्कल्प्टर में और एक स्टैचू मेकर में क्या फर्क है, एक बुत साज में और एक मुजस्मा साज में क्या फर्क है। तो आई थिंक ये भी थोड़ा सा चीजों को समझने की जरूरत है कि अगर कोई बुत साज कोई इस तरह का स्कल्पचर बनाना है जिसकी के वर्शिप की जानी है, वो उस पे शायद हम कुछ रिजर्वेशंस हो सकती हैं कि आप किसी ऐसी फॉर्म को बना रहे हैं जो कि बाकी लोग उसको किसी और तरह से देखेंगे। लेकिन आर्ट की फॉर्म में जो मैं चीजें बना रहा हूँ उनको कोई पूछता नहीं है, उन उन उनसे एक सर्टेन मीनिंग जो है वो ड्राइव करते हैं, कुछ मेरी इनपुट उसमें होती है एज एन आर्टिस्ट, और कुछ उसमें जो भी व्यूअर उसका होता है या जो भी उसका एडमायरर होता है वो उससे सर्टेन मीनिंग लेता है, दैट्स इट, और उसका एक अपना प्लेजर है। देखिए, दो तरह के दुनिया में प्लेजर है, एक फिजिकल प्लेजर है और एक इंटेलेक्चुअल या स्पिरिचुअल प्लेजर है, ठीक है। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि फिजिकल प्लेजर के लिए आपके पास बहुत सारी ये आपका अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और ये और वो फला 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 वो सब कुछ, लेकिन एक अच्छा शेर सुन के क्या होता है, आपका पेट तो नहीं भरता ना। ये एक अच्छी पेंटिंग देख के क्या होता है, आप उससे क्या आप उसका आप कोई कोई बॉडी में कोई उस तरह का वजन तो नहीं बढ़ जाता आपका। आपका इंटेलेक्ट, आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है वो फैसिनेट होती है। आप एक गालिब का शेर सुनते हो, आप कहते हो वाह क्या थॉट है, मतलब उस थॉट को, यानी आप उसकी उस इंटेलेक्ट को एडमायर करते हो कि एक इंसान क्या कुछ सोच सकता था या क्या कुछ सोचा उसने, यू नो। तो ये एक सोसाइटी में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपकी फिजिकल नीड्स इम्पोर्टेंट है, उतना ही स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल जो नीड है वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं होती तो फिर आप बहुत सारी जो है वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले जाते हो और बहुत सारे फैनेटिक उस तरफ चले जाते हो। तो आप पहले जो जो बहुत सारी गैदरिंग होती थी जिसमें इंटेलेक्ट बैठते थे और गपशप करते थे या बातें करते थे, वो बेसिकली उस माशरे का वो एक वो तबका होता था जो एक स्पिरिचुअल और एक इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन हासिल करने की कोशिश करता था, और वो फिर अपने काम के थ्रू वो शेयर करता था। तो अगर वो चीजें ना हो और अगर वो चीजें कम होना शुरू हो जाए तो फिर तो आप बहुत एक मटीरियलिस्टिक और एक बहुत एक फास्ट स्पीड काइंड ऑफ लाइफ का हिस्सा बन जाते हो ना, कि जहाँ बस आपने अपने आप को खुश करना है और अपनी अपनी एक मटीरियलिस्टिकली चीजों को देखना है, तो वो बहुत डेंजरस होता है एक सोसाइटी के। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट कि जो स्टैटिक प्लेयर है इंसान की जिंदगी में, वो आपको सेन रखने के लिए और आपको एम्पैथिक रखने के लिए और जो सर्टन ह्यूमन क्वालिटीज हम देखते हैं उसके लिए कितना एसेंशियल है। बहुत शुक्रिया। सवाल के लिए आगे चलते हैं। अभी वो याद साहब ने आपका जवाब सुना एंड देन उन्होंने आपको कहा कि आप यू आर आल्सो इनवाइटेड टू टेक्सला, जो वहां पे आए एंड देन पॉसिबली विल बी डूइंग सम वर्क टुगेदर। मेरा जो अगला सवाल है आपसे वो आप ये ऑडियंस ने हमसे जो पूछा हुआ है उसमें वन टीचर हैं उनका पूछना ये है कि जो शुरू में आपने बात की थी बच्चों के एक्सपोजर की, एक्सपीरियंस की, उसमें आपको क्या ये लगता है कि जो भी बच्चे इंटरेस्ट बेस अपना एक्सप्लोर करके कहते हैं कि ये उनका इंटरेस्ट है मुख्तलिफ एज ग्रुप में, हम इसको जनरल कर लेते हैं कि मिडिल स्कूल में या हाई स्कूल में जाते हुए उनको लगता है कि वो ये करना चाहते हैं, बट उस शौक वो जो है वो कोई सती शौक भी तो हो सकता है, शायद उनको उस फील्ड का पता ना हो, उनको सिर्फ फैसिनेशन हो। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि पॉसिबली हम बच्चों को आज़ादी तो देते हैं कि वो फ्री चॉइस करें, बट देन एक रियलिटी चेक भी जरूरी है कि उस फील्ड में जाने का वाकई शौक है या बस वैसे ही कोई फैसिनेशन हो गई है, या तो इस पे बताइए कि व्हाट वी नीड टू डू एज अ करियर काउंसलर, एज टीचर्स। देखिए, जो बेसिक स्टार्ट होता है ना वो फैसिनेशन से ही होता है। वो आपका एक, सपोज कोई बच्चा वैसे ही ड्रॉ कर रहा है और उसको उसको नहीं पता कि इसमें क्या इसका स्कोप है या क्या इसका प्रोजेक्ट बनेगा, तो उसकी एक अगर सर्टेन फैसिनेशन है तो आप उसको वो मटेरियल प्रोवाइड करें कि उसका एक्सपोजर बने, उसे बताएं कि आर्ट क्या होता है या आर्टिस्ट क्या होता है, उसे उस तरह की किताबें दें, उसे उस तरह की के लोगों से मिलवाएं। तो हो सकता है कि वो जो उसका एक शायद हॉबी है या वो उसका पैशन बन जाए, और पैशन बनने के बाद वो प्रोफेशन बन जाए। तो वो थोड़ी सी एफर्ट पेरेंट्स को या टीचर्स को भी करनी चाहिए और करनी पड़ती है।
वो हो सकता है, लेकिन इसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई एज ए हॉबी भी कर रहा है तो उसको करने दें यार, मतलब उससे उसका कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब आर्ट करने का मैं ये भी कहता हूँ कि शायद जो एक हमारे अगेन वो एक पैसा कमाने का जो है, अगर मिसाल के तौर पे आर्टिस्ट उतना पैसा नहीं कमा रहा है जितना कि अ, कोई और बिजनेस करने वाला कमा रहा है, लेकिन जो उसकी सेटिस्फेक्शन है, जो उसका जो एक इंटेलेक्चुअल उसकी उसकी एक कंफर्ट होती है कि मैं कुछ इस तरह की चीजें सोच सकता हूँ, मैं कुछ इस तरह की चीजें बना सकता हूँ, मैं कुछ इस तरह की चीजें शेयर कर सकता हूँ, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। बहुत बिलियनर लोग हैं लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड और बहुत पेन में होते हैं, लेकिन बहुत गरीब गुरबा झोंपड़ी में रह रहे होते हैं, लेकिन बहुत सुकून में होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत मुतमईन होते हैं। गालिब क्या क्या था? गालिब गालिब की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें और देखें, मैं गालिब को बार-बार इसलिए कोट कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो। क्या थी उसकी हिस्ट्री? वो कर्जों में एंड तक दबा रहा बेचारा और वो फाका कशी में मर गया। क्या इससे उसकी उसकी पर्सनैलिटी का कोई कोई ग्राफ नीचे आता है? नहीं। तो और बहुत सारे दुनिया में ऐसे बिलियन ट्रिलियन गुजरे हैं जिनका शायद आप नाम भी नहीं जानते। तो ये बहुत बहुत रिलेटिव चीज है और बड़ा इसको बड़ा पेरेंट्स को गौर से देखना है। एक मुझे कोट याद आ रहा है, शायद आई थिंक पिकासो का है, कि उसने कहा कि मेरी माँ मुझे जनरल कर्नल बनाना चाह रही थी और मेरा बाप जो है मुझे पता नहीं कोई डॉक्टर या कोई बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने प्रेफर किया और मैं पिकासो बन गया। ठीक है, तो अब आप वाह, इसमें देखें ना कि पिकासो बनना एक अलग चीज है और एक जनरल बनना या एक बिजनेस, तो वो डिपेंड करता है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच गुल साहब फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो जो रिलेटिविटी है इन दोनों चीज़ों की कि आपका जरिया माश सबसे बड़ी परेशानी एक बनी हुई है, जो कि है एक रियल परेशानी, क्योंकि आपको वसाइल चाहिए जिंदा रहने के, लेकिन वो आपकी जिंदगी में आ जाते हैं अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक्सीलेंस है, आप खुश हैं जिंदगी से, एंड यू हैव all the right things also to celebrate and enjoy. Wonderful. So, shall we have about 7 minutes, 8 minutes. So, if I would request you कि अगर हमें एक स्टूडियो का टूर करवा दें, आप अपना कहाँ पे काम करते हैं, if there is anything that you would like to show us. ये जिस स्पेस में अभी मैं बैठा हूँ, ये मेरा जरा कंपैरेटिवली है कुछ नीट स्पेस है, जिसमें मैं पेंटिंग्स अपनी कर रहा हूँ, कुछ मैं काम कर रहा हूँ, वो मैं शेयर कर लेता हूँ। लेकिन जो दूसरा एरिया है मेरा, जो स्कल्पचर वाला एरिया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसमें आई Wonderful. थिंक वो मुझे कैमरा चेंज करना होगा। कैसे होता है कैमरा चेंज इसमें? इसमें there is a view का आ गया आ गया एक रोटेट कैमरा। आ गया। परफेक्ट, ठीक है जी। शानदार। तो ये एक ये मेरा पेंटिंग की कुछ चीजें हैं, कुछ इन प्रोसेस। ये ब्लैंक कैनवस मैंने ऐसे ही रख दिया कि चलो कुछ वो तो ये कुछ किताबें वगैरह, यहाँ कुछ पेंट ब्रश और सिर्फ रिलेटेड चीजें। ये कुछ जरा सा काम डिस्प्ले किया हुआ है कुछ थोड़ा बहुत। यहाँ मैं बैठा हुआ था अभी, जो आपको इंटरव्यू देने से के वक्त। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, आपको हम लोग बड़ी अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। ये एक स्पेस है जो काइंड ऑफ स्टोरेज, और इसमें ये वेस्पा मेरे छोटे बेटे ने बड़ा उसको शौक चढ़ा हुआ था, तो अभी उसने खरीदी और बड़ा उसको मेंटेन किया हुआ है। तो ये कुछ काम जो बॉक्सेस, कुछ कुछ में काम है, कुछ खाली हैं। जब कभी आउट ऑफ सिटी जो है वो एग्जीबिशन होती है या चीजें होती हैं, तो उसमें भेजने के लिए। ये कायदे आजम का पोर्ट्रेट रिलीफ मैंने किया था कमीशन, तो ये उसका एक ओरिजिनल मैंने अपने पास रखा हुआ है अभी। तो इसकी मल्टीपल कास्ट की जा सकती हैं, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं इसको कर सकता हूँ। अब ये जो स्पेस है, ये वाली, ये एक्चुअली मेरा वर्किंग स्पेस है। ये आप देख सकते हो कि ये सारा जो 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 काम करने के लिए रिक्वायर्ड टूल्स और मटेरियल्स और सारे होते हैं या चाहिए होते हैं,
मेरा स्टूडियो एक बड़ा मल्टी काइंड ऑफ उसका स्टूडियो है, जिसमें मेटल से रिलेटेड, वुड से रिलेटेड, या अगर क्ले वगैरह से कुछ करना हो, ये सारी चीजें अभी इन प्रोसेस चल रही हैं, कुछ काम हो रहा है, ये वाह, सारे ये टूल तो मेरे। शानदार एक ट्रेजर हाउस में ले आए हैं आप हमें। जी जी, जी जी, कंटिन्यू। ये मैं ज्यादा तेज तो नहीं चला रहा कैमरा, ठीक है ये स्पीड? जी जी, दिस इज परफेक्ट। ये कुछ जो भी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो कि शायद मुझे अभी उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लेके इसलिए रख लेता हूँ कि अगर मुझे जरूरत पड़े तो मुझे यू नो फौरन मेरे पास हो वो चीज, और मैं उसको इस्तेमाल कर लूँ। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की गई है कि जिसमें आपको काम करने में मजा आए, और आपको, अब ये एक वुड टर्निंग मशीन है जिसपे कि अगर कुछ चीजें बनानी हो, ये एक कटर है, यहाँ ये बहुत सारे काम इन प्रोसेस, ये एक और कटर, ये एक और काइंड ऑफ स्टोरेज जिसमें फाइबर और वो सारी चीजें। सो ये है सारा वर्किंग स्पेस, जिसमें के सारी जो क्रिएटिव प्रोसेस वो होता है। ऊपर मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे ले जाता हूँ, जहाँ पे कि चीज मैंने जरा सी जो है वो डिस्प्ले की हुई है अपने कुछ एग्जीबिशन से काम। सॉरी ये जरा डार्क हो रहा है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, एक सेकंड। जी जी, नो वरीज एट ऑल। गुल साहब, इंटरनेट आपका कहीं स्लो हो रहा है, तो जस्ट बी माइंडफुल कि आपका वो कनेक्शन भी ठीक रहे अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। ये ये एक, हम लोगों का जो पर्पस था गुल साहब के स्टूडियो दिखाने का, वो ये था कि हमारे जो ऑडियंस हैं, बच्चे हैं, यंग लोग हैं, वो ये देख पाएं कि किस तरीके से आर्टिस्ट अपने काम कहाँ पे करते हैं। एंड देन गुल साहब एग्रीड ऑन माय रिक्वेस्ट कि जी ये एक अगर आप हमारे लिए और ऑडियंस के लिए ये खोल पाएं। सो हम आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए हैं। गुल साहब, ओवर टू यू। आ रहा है कुछ, आ रहा है नजर कुछ? जी जी बिल्कुल, इट्स परफेक्ट। आप बताइए, आपकी ये आवाज भी कुछ, ठीक आ रही है। हाँ, ये डिफरेंट एग्जीबिशन से मैंने अपना एक एक काम अपनी कलेक्शन के लिए रखा हुआ है। तो ये एक अगेन एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है मेरे अपने काम की, जिसमें ये पेंटिंग्स हैं, कुछ कुछ ये स्कल्पचर्स हैं। तो ये जरा मेरा अपना एक अपनी प्राइवेट कलेक्शन के हिसाब से अपनी एक स्पेस है, बाकी स्पेसेस बच्चों ने ऑक्यूपाई की हुई हैं। तो ये कुछ है, ये कुछ अर्ली काम। मेरी बहुत सारी डिफरेंट सीरीज हैं जो टाइम के साथ साथ इवॉल्व हुई हैं। तो बहुत एक कभी रियलिस्टिक काम भी नजर आता है, कहीं पे फिर वो थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है उसका, और फिर मटेरियल में भी एक एक बहुत वेरिएशन है, जिसमें कहीं वो वुड है तो कहीं वो मेटल है, कहीं क्ले और फाइबर ग्लास के हैं। ये कुछ काम है। सो अभी गुल साहब, इसमें अभी कोई कमीशन प्रोजेक्ट अभी चल रहा है आपका, या आजकल आप किस में बिजी हैं? आई थिंक वन ऑफ द पीस दैट यू जस्ट शोड, हमने ये पीएनसीए में डिस्प्ले पे देखा था। जी जी जी, यूपीएनसी वाले एग्जीबिशन से। तो अब हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं।
अगर डिस्कनेक्ट होगा तो मैं दोबारा इसको कनेक्ट कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है। सो एक जो मैं ये सोच रहा था आपके ये काम दिखाने के दौरान के जो स्पेसेस हैं दे आर आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ हाउ किस तरीके से आपका स्टूडियो जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं वो आपको आप पे असरअंदाज होता है या आप उस पे असरअंदाज होते हैं। तो एक जो पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिस्ट के हवाले से ये होता है यूजुअली कि उनकी बड़ी आर्टिस्टिक स्पेस होगी लेकिन यहाँ पे टूल्स देख के और यहाँ पे मशीनें देख के मोल्डिंग और वो सारा, ये सारी तो काफी ये स्कल्पचर के हवाले से ये काफी जोरदार काम है कि आपके पास कटर भी हैं और वो सारा दे आर पार्ट ऑफ द स्टूडियो। देखें, स्कल्पचर के बारे में सब जानते हैं कि probably toughest, one of the toughest और most difficult area of art, fine arts का, जिसमें फिजिकल लेबर बहुत इन्वॉल्व होती है ऑब्वियसली, जिसमें इंटेलेक्चुअल लेबर है अगर आप सोचने वाले हैं, फिर जिसमें बहुत टूल्स और वो सारा इन्वॉल्व होता है जैसे मैंने भी आपको दिखाया। तो बहुत एक काइंड ऑफ आपको इस तरफ आने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि आपने एक लेबर करनी है। और मैं अक्सर कभी कभी अपनी वो पोस्ट भी उस पर लगाता हूँ कि आई वर्क लाइक ए लेबरर एंड आई फील लाइक ए किंग। तो वो जब आप काम कर रहे होते हो तो आप जब आप काम कर रहे होते हो तो मजदूर होते हो, बिल्कुल आपका वो हुलिया होता है और वो हाल होता है, लेकिन जब वो काम कहीं एग्जिबिट होता है, यू नो, आप एज एन आर्टिस्ट उस काम को लोगों के सामने पेश कर रहे हो तो आपकी फीलिंग फर्क होती है। तो इस कल्चर में एक ये बड़ा आई थिंक rightly so, as you said कि your creation also makes you king, that is another way to say it, एक और तरीके से एब्सोल्युटली तो वो एक है इसका मजा। और उसकी आई थिंक हर फील्ड का देखो हर फील्ड का एक अपना एक मजा होता है। इसका प्रॉब्ली मजा ही इसकी लेबर है। अगर इसमें से आप लेबर निकाल दो, इसमें से आप वो जो फिजिकल पेन है वो निकाल दो, तो फिर शायद इसका वो चार्म ही ना रहे। तो माइकल एंजेलो ने अगर वो डेविड बनाते हुए मार्बल में सालों लगाए और उसने वो एक टाइनी सा आदमी जो हमें हिस्ट्री में पता चलता है, तो वो लेबर ऑफ लव ही थी ना उसकी वो। ट्रू, बिल्कुल ठीक। वंडरफुल, सच अ प्लेयर गुल साहब, एक्चुअली टू हियर स्टोरीज आपके जो हमने बचपन के किस्से सुने, आर्ट कॉलेज के प्रोफेशनल लाइफ शुरू करने की स्ट्रगल, एंड देन आपसे आपके आर्ट पे भी गुफ्तगू हुई। मुझे बहुत मजा आया और मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि हमारा वक्त पूरा किस तरीके से गुजर गया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल्सो ओपनिंग योर स्टूडियो। आपने हमें और ऑडियंस को स्टूडियो की सैर कराई। देयर आर क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस, लेकिन हमारे पास वक्त जो है वो खत्म हो गया है। वो पॉसिबली हम कॉन्वर्सेशन वी विल टेक एज कमेंट्स, और इस पे और भी बहुत सारी चीजें चलती रहेंगी वीडियो पे आफ्टर दिस लाइव सेशन। आई रियली थैंकफुल टू यू। बहुत शुक्रिया हमें एनलाइटन करने का बहुत सारे मामलात पे, और एक बड़ी इंटीमेट विंडो खोलने का अपनी जिंदगी में हमारे ऑडियंस के साथ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, और मुझे भी बड़ा मजा आया। और जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि 1 घंटे तक बात करना काफी लंबा हो जाता है, लेकिन वाकई पता नहीं चला। और शायद मैं बहुत ज्यादा बोला, आप इतने ज्यादा नहीं बोले, और ये हो गया, बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू सो वेरी मच। नहीं, आई थिंक ये मैंने तो बोलना ही नहीं था, मेरा तो पर्पस कुछ और था, आपने बोलना था। बट आई रियली एंजॉयड लिसनिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच अगेन, और बहुत शुक्रिया फॉर क्रिएटिंग दिस बॉडी ऑफ नॉलेज फॉर सेवरल पीपल हु विल बी इंटरेक्टिंग विद योर टॉक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।